Dear students, I very much hope that you all are doing fine. And to be honest, I really miss our classroom interactions. But unfortunately, this is how things will be for some more time. Anyhow, let's start today's lecture. In continuation with the last lecture, हमने last में किया था for the expression for maximas and minimas for wedge-shaped film. और जो हमारे रिजल्ट्स आए थे दीज आर समराइज्ड इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. जो कंडीशन थी मैक्सिमा की, अब क्या स्टडी कर रहे हैं हम? आई होप यू रिमेंबर, हम स्टडी कर रहे हैं वेज शेप फिल्म्स. ओके, वेज शेप फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनता है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. उसी के कॉन्टिन्यूशन में ही आज का आर्टिकल है. आज हम स्टडी करेंगे फ्रिंज विड्थ. जो आपने इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया यूजिंग दीज टू कंडीशंस, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डार्क फ्रिंजेस की और लाइट फ्रिंजेस की, और लाइक ब्राइट फ्रिंजेस की, नॉट लाइट, माय अपॉलॉजीज, बट ब्राइट. ये हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो मुद्दा है हमारा फ्रिंज विड्थ निकालना. ओके, तो ये दो कंडीशंस थी आपकी मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए. अब हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि आपने क्या ली. पहली बात तो आपने लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट यू आर टेकन. मतलब जो आपकी लाइट है वो पैरेलली फॉल कर रही है. लाइट का जो वेव फ्रंट है वो एक प्लेन वेव फ्रंट है, पहली बात, और लाइट पैरेलल है. और वो लाइट इंसिडेंट है एट फिक्स्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि आप किसी एक फिक्स एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं वेज शेप फिल्म के ऊपर. ओके, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपने ये दो कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की तो आपका फर्स्ट इक्वेशन में दो चीज़ें फिक्स हो गई. फर्स्ट लैम्बडा फिक्स हो गया, सेकंड आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स हो गया. बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपने फिक्स कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी फिक्स हो जाएंगे फॉर दैट वन पर्टिकुलर इंसिडेंस. तो इसका मतलब आपका आर भी फिक्स हो गया. एंड अगर आप अब देखना चाहें कि किस किस पोजीशन पे आपको मैक्सिमा मिलेगा, तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे वो सभी पॉइंट्स आपकी जो थिन फिल्म है, वेज शेप थिन फिल्म है, उसके वो सभी पॉइंट्स जिनकी थिकनेस म्यूटी है, उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. क्योंकि इस केस में आपकी थिकनेस खुद ब खुद फिक्स हो रही है, इसलिए दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस. जो आपकी वेज शेप फिल्म में बनने वाले फ्रिंजेस हैं उनको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस भी कहते हैं. ये तो बात हुई आपके जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी. अब आपकी वेज शेप फिल्म इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट, राइट, कि वेज शेप की फिल्म की थिकनेस कुछ इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे थिकनेस 0 है, देन यहाँ पे देयर इज सम थिकनेस, और कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो जो आपका फिल्म आप स्टडी कर रहे हैं उसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ होती जा रही है. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस फिल्म के एज को देख रहे हैं कि फिल्म के एज पे क्या बनेगा, कि फिल्म के एज पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फिल्म की एज पे थिकनेस 0 है, यहाँ से तो फिल्म शुरू ही हो रही है ना, तो यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है. तो आपकी थिकनेस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी दो वेव्स होंगी वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, जिसका मतलब है कि एकदम से वहाँ पे आपका एक डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगा. तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या कह सकते हैं, आप 3 बातें कह सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं थिन फिल्म्स के पैटर्न को देखने में. अब अभी तक आपको पता है कि पैटर्न की मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, और ये कि पैटर्न शुरुआत डार्क फ्रिंज से होगा. वो बात कहाँ से पता लगी? इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट से आपको पता लगी कि जहाँ पे थिकनेस 0 है वहाँ पे आपको एक डार्क फ्रिंज मिलेगा. अगर आपका पार डिफरेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको वहाँ पे मिलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस. अगर पार डिफरेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको वहाँ पे मिलेंगे डार्क फ्रिंजेस. इस इंफॉर्मेशन के साथ आप
अपनी जो थिन फिल्म है उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आपने ये वेज शेप थिन फिल्म ली जो कि किसी एंगल अल्फ़ा पे इंसिडेंट है, ये आपस में वेजेस, और जो एज है आपका वहाँ पे डार्क फ्रिंज है, उसके कुछ डिस्टेंस बाद अगेन एक डार्क फ्रिंज है, देन एक ब्राइट है, देन डार्क। इस तरीके से आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस पोजीशन पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंगली इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। अब आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो आपका फ्रिंज विड्थ होता है। तो इस केस में हमने फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए डार्क फ्रिंजेस को देखा। जो आगे फर्दर मैं केस स्टडी करूँगी वो उसमें आप स्टडी कर रहे हैं दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन। अगर आप दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन स्टडी करें वो भी आपको फ्रिंज विड्थ देगा। अगर आप दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन को स्टडी करें वो भी आपको फ्रिंज विड्थ ही देगा। तो बाय चॉइस हमने किसी एक को ले लिया। इन दिस केस आई हैव टेकन कि मैं स्टडी करना चाह रही हूँ फर्स्ट और सेकेंड, मतलब फर्स्ट तो आपका एच पे ही बन रहा है ना। फॉर n इक्वल टू 0 यू हैव दिस, जो आपका n इज इक्वल टू 1 है उसके लिए यहाँ पे आपको मिल रहा है एक डार्क फ्रिंज। इन दोनों के बीच का जो विड्थ है आप उस चीज़ को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स आपने ये डायग्राम बनाया। ओके उसके बाद आप निकालना चाह रहे हैं फ्रिंज विड्थ। उसके लिए आपने एज्यूम कर लिया कि यू आर स्टडिंग द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। उसके लिए आपने 2 फ्रिंज लिए, फर्स्ट जो एच पे बन रहा है और सेकंड जो कुछ सेपरेशन के बाद n इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग बन रहा है। तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको पता था कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर योर डार्क फ्रिंज 2 म्यूटी कॉस r प्लस एल्फा दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और इसके लिए योर n दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए यू हैव जस्ट रिटन 8। और इससे पहले व्हाट यू हैव एज्यूम्ड कि जहाँ पे आपका ये वाला फ्रिंज बन रहा है, ये वाला डार्क फ्रिंज बन रहा है, मान लो कि वहाँ पे जो आपका फिल्म है उसकी थिकनेस t है, क्योंकि आपकी थिकनेस डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट है, मतलब आपकी थिकनेस कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो किसी एक फिक्स पॉइंट पे आपको स्टडी करना है कि मान लो जहाँ पे आपका n इज इक्वल टू 1 की कोरिस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंज बन रहा है वहाँ पे आपकी जो फिल्म है उसकी थिकनेस t है। यहाँ पे मैंने इसको AC से रिप्रेजेंट कर रखा है। आपने कहा कि AC पोजीशन पे आपका जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस t है। O क्या है? इसका एज है। एज पे थिन फिल्म की थिकनेस कितनी है? 0 है, क्योंकि यहाँ से आपका फिल्म शुरू हो रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ यू प्रोसीड, आप आगे बढ़ें। तो आपने क्या कहा कि बिकॉज फॉर दिस n इज इक्वल टू 1, और आपने जो डार्क फ्रिंज है उसकी कंडीशन में n इक्वल टू 1 को पुट किया, यू हैव गॉट इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आपका जो भी समझने वाला वो पोर्शन था। नेक्स्ट आगे जो भी है वो जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इसमें देर इज़ नो फिजिक्स इन इट बट मैथमेटिकल स्टेप्स ओनली। क्या किया आपने? आप निकालना चाह रहे हैं ये बीटा, मतलब बीटा फिजिक्स के टर्म में क्या है? फ्रिंज विड्थ। उसके लिए आपने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, ट्राइंगल OAC, ये वाला यू हैव कंसिडर्ड इट। ओके, तो इसमें इन ट्राइंगल OAC योर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू T बाय, दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू AC बाय OC। AC क्या है? T है, और OC आपने क्या बीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब फ्रिंज विड्थ है। यहाँ से आप T निकाल लें, उसके बाद राइट इट इन द टर्म ऑफ बीटा, क्यों? अल्टीमेटली आपको बीटा निकालना है। ओके, तो उसके बाद व्हाट यू विल डू इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप T निकालेंगे और इस T को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। अल्टीमेटली आपको सिंप्लीफाई करना है बीटा, उसके लिए आप बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स कर रहे हैं इन इक्वेशंस में। तो आपने इक्वेशन नंबर 3 से T को लिखा और उसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। बट इससे पहले कुछ अप्रोक्सीमेशंस आप लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशंस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको सिंपली इक्वेशन नंबर 3 से तो ये तो मिल गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे कुछ कंडीशंस को साथ में लेके चलना होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो आप वेज शेप फिल्म बनाते हैं ना, तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, ये बहुत स्मॉल होता है।
ये एंगल इज दिस एंगल अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू योर एंगल आर, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे कि जो आपका इस बीटा में डिनोमिनेटर में कोस आर प्लस एल्फा आया हुआ था उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कोस आर, और कोस आर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ओके, अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको। ओके, ताकि हम बीटा को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद आप स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे एंड you will just rearrange things, make use of Snell's law, put this value in 7, what you will get this equation। तो आपका जो cos r प्लस अल्फ़ा है उसकी जगह अब आप ये लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो सिंपली पुट इट हेयर, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं पैरेलल बीम मोनोक्रोमेटिक लाइट की, इसका मतलब जब आपने पैरेलल मेंशन कर दिया और मोनोक्रोमेटिक लाइट मेंशन कर दिया और आपने ये भी मेंशन कर दिया कि ये किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे ही इंसिडेंट हो रही है, तो जैसे ही आपने ये 3 बातें फिक्स कर दी, मेंशन कर दी, इन 3 बातों के कारण आपका लैम्डा, म्यू, अल्फ़ा, आर और आई ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर लाइट के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल के लिए सब कांस्टेंट हो जाते हैं, वो सारे फिक्स हो जाते हैं। तो आप यहाँ से कहेंगे कि जैसे ही आपने कंडीशंस यहाँ पे दे दी जिसके कारण ये सारे कांस्टेंट हो गए, द फ्रिंज विड्थ विल बी कांस्टेंट फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो योर लैम्डा इज कांस्टेंट, योर अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आप वेज को थोड़ी वेरी कर रहे हैं, ये एंगल यू आर नॉट वेरिंग इट। योर म्यू इज कांस्टेंट, म्यू कैसे कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट इसलिए क्योंकि आपने जिस मटेरियल का एक बार वेज बना दिया, यू आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल अगेन एंड अगेन। योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट। तो इस वजह से आपका जो राइट हैंड साइड है इसमें सारी ही टर्म्स कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आपका बीटा कांस्टेंट रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कोई भी डार्क फ्रिंज स्टडी कर ले, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस को स्टडी कर ले, उन सब के बीच का सेपरेशन हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस केस में आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे ऑफ इक्वल विड्थ। सिमिलरली अगर आप शुरुआत यहाँ पे 2 ब्राइट फ्रिंजेस के लिए स्टडी करते तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आता, तो यू कैन डिराइव द सेम एक्सप्रेशन फॉर योर ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन आपको एग्जाम में एक को ही डिराइव करना है, आइदर यू डू इट फॉर डार्क फ्रिंज और यू डू इट फॉर ब्राइट फ्रिंज, दोनों के लिए नहीं करना है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका थिन वेज शेप फिल्म्स हैं उसमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम होता है, एंड द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब आप एक और कंडीशन अगर आप लगा दें, एंड व्हाट योर कंडीशन इज, एक स्पेशल केस आप स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि आप उस एज के ऊपर जो आपका थिन फिल्म है, वेज शेप थिन फिल्म है, इसके ऊपर आप लाइट को नॉर्मली फॉल करा रहे हैं। पहले आप किसी एंगल पे फॉल करा रहे थे, लेकिन जो अभी आप केस स्टडी कर रहे हैं उसमें आप क्या कह रहे हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज लेट योर लाइट बी फॉलिंग नॉर्मली ऑन योर वेज शेप फिल्म। तो जैसे ही लाइट नॉर्मली आप फॉल करा रहे हैं, और सेकंड क्या इसमें कह रहे हैं कि आपका जो वेज है ये बहुत ही कम एंगल का है, कि योर अल्फा इज़ वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल है अल्फा। फर्स्ट कंडीशन है कि आप नॉर्मली फॉल करा रहे हैं, सेकंड कंडीशन है कि जो आपका वेज शेप फिल्म है वो बहुत ही स्मॉल एंगल का वेज है। तो इन दोनों कंडीशंस के कारण जैसे ही आपने कहा कि आप नॉर्मली फॉल करा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। जब आपने कह ही दिया कि इंसिडेंट लाइट अलोंग नॉर्मल ही फॉल कर रही है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी 0। जब आपने कहा कि जो आपका स्मॉल है, जो आपका वेज शेप फिल्म है उसमें जो एंगल है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में आपका क्या कहेंगे, अल्फा इज़ वेरी स्मॉल। जब आपके स्मॉल एंगल्स होते हैं तो उस केस में साइन अल्फा इज़ नियरली इक्वल टू अल्फा एंड टेंजेंट अल्फा इज़ ऑल्सो नियरली इक्वल टू अल्फा। ये 2 कंडीशंस आपकी होती है। तो इस केस में टेंजेंट अल्फा आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका अल्फा एंगल स्मॉल होने के कारण टेंजेंट अल्फा इज़ नियरली इक्वल टू अल्फा। तो इस केस में आप इक्वेशन नंबर 10 से जो आपका फ्रिंज विड्थ है वो लिख सकते हैं, दैट इज़ लैम्डा बाय 2 अल्फा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 0। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे था साइन स्क्वायर आई और आई आपका 0 था, एंड दैट विल गिव यू द फ्रिंज विड्थ फॉर दिस पर्टिकुलर केस।
एंड इसके साथ ही आपका जो ये आर्टिकल है ये फिनिश होता है। एग्ज़ाम में ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से करें। इसके 2 पार्ट हैं, लास्ट पार्ट आपका लास्ट लेक्चर में था एंड सेकंड पार्ट इज़ डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।